नमस्कार बच्चों, मैं प्रांजल सोनी आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ CMS एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन किया। कूलाम के नियम और कूलाम के नियम का सदिश निरूपण हमने देखा, और इस वीडियो में हम कूलाम के नियम के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स जो राजस्थान बोर्ड और दूसरी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है उनको हम करेंगे। इस वीडियो में हम उन प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम एक बार वापस मैं उसका सूत्र लिख देता हूं। इसका सूत्र होता है K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K क्या है? जब भी आप सूत्र लिखेंगे तो आपको दर्शाना पड़ेगा कि यहाँ पर K क्या है, 1/4πε0। ठीक है, मैंने आपको कुछ मान बता दिए थे, वापस मैं आपको इसमें रिपीट कर देता हूँ कि निर्वात के लिए जो मान है हमारे पास वो K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मात्रक भी हमने देख लिए थे, और ε0 का मात्रक इसका मान 8.85 × 10⁻⁻12। ये अपोजिट हो जाता है इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ तक ये सूत्र वगैरह देख लिए थे, इन चीज़ों को समझ लिया था। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक बात और मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि माध्यम में जो बल है वो निर्वात में बल का 1/εr गुना हो जाता है। ठीक है, εr के मान आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में हमने देखे कि εr के मान निर्वात के लिए 1, वायु के लिए लगभग 1 ही रखना है वैल्यू, और जल के लिए 80 और धातु के लिए अनंत। ये 4 मान हमें याद रखने हैं, और इन 4 मानों को अगर हमने याद रख लिया तो हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है न्यूमेरिकल करना। आओ देखो न्यूमेरिकल करते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल की हम बात करें, देखिए सिंपल क्वेश्चन आपके बनता है। देखो, सपोज कोई भी 2 आवेश हैं 10 नैनो कूलाम और 10 पीको कूलाम। ये 2 आवेश हैं नैनो कूलाम और पीको कूलाम, और ये दोनों आवेश एक दूसरे से सपोज 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं? 1 मीटर की दूरी पर। आपसे पूछा है कि इन पर लगने वाला बल क्या होगा, तो वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। चूंकि सिर्फ विद्युत की पढ़ रहे हैं तो वैद्युत बल होगा, आवेशों के मध्य जो बल लगता है वैद्युत बल होता है। जब चुंबकीय राशियों की बात करेंगे तो चुंबकीय बल की बात करेंगे, वहां पे चुंबकीय बल लगता है। तो ये जो बल हमें निकालना है, सबसे बड़ी बात इसमें आपको माध्यम का कोई भी इनपुट नहीं दिया गया है। आपको माध्यम नहीं दिया गया है, माध्यम नॉट गिवन, नहीं दिया गया है। जब भी ऐसी परिस्थिति आए कि आपको कोई भी माध्यम नहीं दिया गया हो तो उस अवस्था में आप माध्यम निर्वात मानेंगे। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या मानना है अपन को कि जब भी आपको माध्यम नहीं दिया जाए तो उस स्थिति में आप माध्यम क्या मानेंगे? निर्वात। जब भी कोई माध्यम नहीं दिया जाएगा तो माध्यम क्या मानेंगे? निर्वात। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बल ज्ञात करना है। तो बल देखिए, सूत्र F = K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, माध्यम निर्वात मानना है तो K का मान रखिए निर्वात के लिए 9 × 10⁹ Q1 कितना दे रखा है आपके पास? 10 नैनो कूलाम। अच्छा, मैंने आपको बताया था मिली मतलब 10⁻⁻3, ये मिली। 10⁻⁻6 माइक्रो से प्रदर्शित करते हैं, 10⁻⁻9 नैनो से करते हैं, 10⁻⁻12 पीको से करते हैं। ठीक है, ये 4 नोटेशन, ये मैंने आपको काफ़ी सारे नोटेशन प्रीफिक्सेस में बता दिए थे कि आपको प्रीफिक्स इंडेक्स मैंने बनवाई थी, वहाँ बताया था कि 10⁻+3 को क्या बोलते हैं, -3 को क्या बोलते हैं, 10⁻+6 को क्या बोलते हैं, -6 को क्या बोलते हैं। वहाँ जाकर के आप इसको देख सकते हैं, स्टार्टिंग के वीडियो में आपको मिलेगा। Q1, इसे Q1 मान लीजिए किसी को भी, और इसको क्या मान लीजिए? Q2। इन दोनों के मध्य दूरी R = 1 मीटर आपको गिवन है, तो बस वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर निकालिए, कुछ नहीं है। Q1 10 नैनो कूलाम है। नैनो का अर्थ क्या होता है? चलो इसे साइड में लिख लें ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। अपने हमें जो आवेश दिया हुआ है वो है Q1 = है अपने पास 10 नैनो कूलाम। तो 10 नैनो को हम बोलेंगे 10⁻⁻9, और कूलाम की जगह कूलाम आ जाएगा, तो ये बचा अपने पास 10⁻⁸ कूलाम। इसी प्रकार Q2 में दे रखा है 10 पीको कूलाम। पीको का अर्थ होता है 10⁻12। इस पीको की वैल्यू रख रहा हूं मैं, और ये कूलाम उसकी जगह है, तो ये हो गया 10⁻11 कूलाम। बस यहाँ पुट कर दीजिए सीधे। तो Q1 है हमारे पास 10⁻8, और Q2 हमारे पास 10⁻11 बटे दूरी कितनी है? 1, और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। अब इन घातों को जोड़ लीजिए,
ये देखिए, ये 10 की घात -8 और ये 10 की घात -11, ये जोड़ करके 10 की घात -19 हो जाएगी। 9 इंटू 10 की घात 9 प्लस की है, नीचे एक का कोई अर्थ अब रहेगा ही नहीं, तो ये 10 की घात -19, तो ये हमारे बचेगा 9 इंटू 10 की घात -10 न्यूटन। फिर मैं आपको बता दूं, चाहे बल कोई सा भी हो, चाहे बल विद्युत बल हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे स्प्रिंग बल हो, चाहे प्रत्यानयन बल हो, कैसा भी बल हो, चुंबकीय बल हो, सबका मात्रक न्यूटन ही होता है। तो बल का मात्रक सदैव न्यूटन, ये आपके इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे, सपोज आपको दे रखा है कि किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए। किसी माध्यम में आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए यदि निर्वात में उनके मध्य बल, निर्वात में आपको बल दे रखा है, निर्वात में उनके मध्य बल कितना हो, 320 न्यूटन हो। तो किसी माध्यम में, अब वो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। सपोज एक माध्यम है आपका जल, कौन सा माध्यम है, जल, और जल का जो पराविद्युतांक होता है एप्सिलॉन आर, वो आपको पता है वो कितना होता है, 80। दूसरी हम बात करें, आपको दे रखा है कि उनके मध्य माध्यम कांच दे रखा है, कांच रख दिया, माना कांच का पराविद्युतांक आपको दिया हुआ है 8। तीसरा, उसके मध्य क्या रख दी जाए, धातु। धातु की बात करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है धातु वाला। देखिए, यदि जल में दे रखा हो, सूत्र वही कि माध्यम में बल जो होता है वो निर्वात में बल का 1/ε गुना होता है, तो F/ε इसका मान रखेंगे। निर्वात में बल कितना दे रखा है आपको निर्वात में बल गिवन है 320 न्यूटन, तो यहाँ रखिए 320, और हमने इसको डिवाइड किया किससे, जल का पराविद्युतांक कितना है, 80, तो जल के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो ये कितनी बार गया, 4 बार। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि निर्वात में जो बल है वो सर्वाधिक होता है। निर्वात में 2 आवेशों के मध्य सर्वाधिक बल लगता है, और अगर उन्हीं आवेशों को किसी माध्यम में डुबो दें, किसी माध्यम या कोई माध्यम उनके मध्य रख दें, तो जो बल है वो डाउन हो जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि 320 से सीधा कितना हो गया, 4 न्यूटन। दूसरी में बात करूँ कांच की, सूत्र सबके लिए वही कि माध्यम में जो बल है वो निर्वात में बल का 1/ε गुना होता है। ये मैं 1/ε गुना क्यों बोल रहा हूँ, देखिए जैसे y = 2x लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि जो y है वो x का कितना गुना है, 2 गुना। इसको मैं कैसे लिखूं, Fm = 1/ε इंटू f। तो ये देखिए, ये 2 गुना था, तो माध्यम में बल निर्वात में बल का 1/ε गुना होता है, इसलिए मैं इस चीज को बार बार बोल रहा हूं। चलो आगे लिखें, निर्वात में बल है 320 न्यूटन। अगर आपको कांच का पराविद्युतांक 8 दिया हुआ है, कांच का पराविद्युतांक 3 से लेकर के 7 या 8 तक वेरी करता है, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, 40 न्यूटन, यानी कांच में बल फिर भी ज्यादा है। तीसरा मैं बात करूं कि अगर धातु रख दी जाए, तो धातु, सूत्र सबके लिए वही। अच्छा, धातु के लिए εr का मान आपको पता है, मैंने बताया आपको कि धातु के लिए कोई सी भी धातु हो, अगर धातु न लिख करके आपसे वो लिख देता कि अगर इन दोनों के मध्य पीतल रख दी जाए, अनंत लंबाई की पीतल चादर रख दी जाए, जैसे ये कोई आवेश है Q1 और Q2, ठीक है, इन दोनों के मध्य एक अनंत विस्तार की, थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करता हूँ। ये बहुत बड़ी धातु की एक परत रख दी गई है इसमें, ये धातु की परत है। एक इसकी परत हो गई सपोज पीतल की, सोना चांदी कुछ भी रख दे वो सब धातु है, तो उसके लिए मान क्या होता है, अनंत। तो Fm = F कितना है, 320, और εr कितना है, अनंत। अनंत का भाग देंगे तो वो राशि क्या आएगी, 0। यानी कि 3 आंसर मेरे पास आए। देखिए, सबसे कम किस्म हो गया बल जल में, फिर कितना हो गया कांच में 40 न्यूटन, फिर धातु रखने से क्या हो गया, 0 न्यूटन। ये धातु रखने से जो बल खत्म हो गया। हम आगे जाकर के एक चीज पढ़ेंगे, परिरक्षण प्रभाव। हम देखेंगे कि विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम होते हैं हमारे, जैसे टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह, उसमें विद्युत क्षेत्र वगैरह से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वो फिलहाल अभी का टॉपिक नहीं है, उन्हें आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्न माध्यमों में एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जल के लिए ये वाला, कांच के लिए वाला क्वेश्चन कर दिया हमने, सोल्व कर दिया, और पीतल के लिए हमने ये वाला सोल्व किया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग माध्यमों में आवेशों के मध्य बल हो जाएंगे। इसके बाद हम और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा, अभी एक नया क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला विद्युत बल F आपको दे रखा है। माना हमने, वैसे मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि माना जो बल है विद्युत बल निर्वात में वो F है।
यदि पहले आवेश को 2 गुना कर दे वो दूसरे आवेश को 4 गुना कर दे, अंडरलाइन कर लीजिए इनको, 2 गुना और 4 गुना, तथा उनके मध्य दूरी को क्या कर दें, आधा कर दे, तो अब विद्युत बल कितना रह जाएगा। हमारे पास 2 केस है, देखिए केस फर्स्ट और केस सेकंड की हम बात करेंगे कि हमारे पास केस फर्स्ट और केस सेकंड क्या क्या है। ठीक है, देखो केस फर्स्ट में ये है कि भाई ये आवेश है Q1, ये आवेश है Q2, इन दोनों के मध्य दूरी बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो R मानेंगे। ठीक है, तो निर्वात में इनके मध्य लगने वाला बल F आपको दे रखा है, वो F है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये इस प्रकार से बल होता है। ठीक है, केस सेकंड की हम बात करें तो अब वो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आवेश को 2 गुना, पहला आवेश कौन सा है Q1, इस Q1 वाले आवेश को 2 गुना कर दें तो Q1 को मैंने कितना कर दिया 2Q1, 2 गुना कर दिया। उसी प्रकार से दूसरे आवेश को कितना गुना कर दे 4 गुना, तो दूसरा आवेश देखिए कितना है Q2, Q2 को कितना कर दें 4 गुना, तो 4Q1। अब इनके मध्य दूरी जो R है वो R नहीं रही, अब R से कितना कर दे, देखिए यदि उनके मध्य दूरी को कितना कर दिया जाए आधा, आधा क्या होता है R/2, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज हमने इसकी बदल दी। तो अब बल कितना हो जाएगा, देखिए तो अब बल कितना हो जाएगा F, मैं इसको F नाम नहीं दे करके F डैश नाम दे देता हूं क्योंकि अब ये बल चेंज हो जाएगा। तो देखिए वहां अपना नियतांक तो क्या ही आएगा Q1, अब Q1 की जगह क्या लिखना है 2Q1, देखिए 2Q1, Q2 की जगह कितना लिखना है 4Q2, सॉरी यहां पर Q2 आएगा अपॉन R। अब दूरी जो होती है R नहीं लिखनी है, वो R/2 लिखनी है, तो R/2 का स्क्वायर। इस बल से देखिए, इस यहां से देखिए ना सूत्र से, Q1 की जगह मैंने दुगना कर दिया था तो 2Q1 लिखा, यहां देखिए Q2 की जगह मैंने कितना कर दिया 4Q2, यहां R की जगह मैंने कितना कर दिया R/2 का स्क्वायर। तो अब देखिए बल कितना हो जाएगा, तो F डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा K, यहां से 2 और 4 मल्टीप्लाई हुए तो कितना हुआ 8, तो इसको मैं लिख देता हूं 8, ये हो गया Q1 और Q2 को एक साथ लिख दिया, नीचे R स्क्वायर बाय 4, स्क्वायर कर दिया उसका, ये 4 जब ऊपर आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 चौक कितने आ जाएंगे 32, तो मैं एक साथ लिख दूं ये हो गया 32, और बाकी सारी की सारी राशियां वैसी आ जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख दें, ये किसके बराबर है F के बराबर। तो देखिए अब बल कितना रह गया, तो F डैश बराबर हुआ 32 और ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, देखो ये पूरा का पूरा इसके बराबर है, तो मैं इसके स्थान पर क्या लिख दूं F, तो ये देखिए F। तो आंसर क्या आया हमारे पास आंसर आया कि अब जो बल होगा वो प्रारंभिक बल का जो पहले बल F दे रखा था हमें क्वेश्चन में, उसका कितना गुना हो जाएगा 32 गुना हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के बहुत क्वेश्चंस कर दें कि भाई दोनों आवेश समान दे रखें, Q1 बराबर Q2, एक को दुगना कर दें या दोनों को आधा कर दें, उनके मध्य दूरी को 4 गुना कर दें, 8 गुना कर दें, 1/4 गुना कर दें, 1/8 गुना कर दें। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये तो छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आवेश इस तरीके से नहीं मिल करके अलग तरीके से मिलेंगे, और वहाँ पर किस तरीके से काम करना है उसको पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ने से पहले पढ़ना पड़ेगा अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मैं आपको पहले अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ाता हूँ और उसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी प्रभावी हैं। चलिए बच्चों इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स वही हैं, थोड़ा सा सदिश का प्रयोग होगा जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स के वीडियो पार्ट 5 को आप देखें और वहाँ से सदिश समझ सकते हैं। फिलहाल अध्यारोपण के सिद्धांत की मैं बात करूँ, अब हम बात करते हैं कि बच्चों काफ़ी सारे हमारे पास आवेश हैं। सपोज Q0 आवेश है, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, और ऐसे बहुत सारे N तक आवेश है हमारे पास। इस प्रकार से आवेश हो गए। ठीक है, अब ये सारे आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये सारे आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। मैं किसी एक आवेश को चुन लेता हूं, बाकी सब पर भी बल वही होगा। तो देखिए ये आवेश इस पर बल लगाएगा, ये आवेश मैं Q0 को चुनता हूं कि इस Q0 पर बल लगाते हैं। वैसे तो बल आपस में सभी एक दूसरे पर लगाएंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत को हमें समझना है, तो बल तो सभी एक दूसरे पर लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल में करें क्या, एक्चुअल में हमें कोई एक आवेश चुने और एक आवेश चुनने के बाद उस आवेश पर बाकी के आवेश क्या बल लगा रहे हैं, कितना बल लगा रहे हैं, उन सबको जोड़ दें। वो जोड़ कौन सा होगा उसकी बात करते हैं। देखो मैं अक्ष बना लेता हूं, इजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखो सबसे पहले हमें
दूरियां देखनी होगी, ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या देखनी होगी, दूरियां। माना Q नॉट है, इसका स्थिति सदिश कितना, R नॉट वेक्टर, ठीक है। इसका स्थिति सदिश कितना, ये Q2 है तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, R2 वेक्टर। ये है R1 वेक्टर, ये इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरे को मिला है, तीसरे का स्थिति सदिश है तो R3 वेक्टर, और n वाले का स्थिति सदिश है तो Rn वेक्टर, क्योंकि स्थितियां तो पता होनी चाहिए। अब ये सब एक दूसरे पर बल लगाएंगे। देखो Q1 वाला इस पर क्या करें, कैसे निकाले बल, कूलाम का नियम याद करो। कूलाम का नियम क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा लास्ट वाली लाइन याद रखना, लास्ट वाली लाइन क्या कहती है, लास्ट वाली लाइन कहती है तथा इस बल की दिशा उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश होती है। हमने ये देखा कि सीधी रेखा के अनुदिश या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण हो सकता है। कैसे, तो देखो पहले तो इसको इस रेखा से मिलाओ, सीधी रेखा से। अब चूंकि माना दोनों पे कुछ नहीं दिया हुआ, दोनों को प्लस मान के चलो तो ये इसको उधर धक्का देगा। चलो याद करो उस दिन को, मैंने तुम्हें ये सिखाया था लास्ट वीडियो में, F वेक्टर AB ये होता है जिस पर बल लगता है और ये होता है जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। तो देखिए ये बल किस पर लग रहा है, मैं Q नोट को थोड़ा सा ऊपर लिख दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, बीच बीच में थोड़ा सा ये लाइनें कट कर सकती है एक दूसरे को, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए किस पर बल लग रहा है, Q नोट पर, तो F नोट वाले पर लग रहा है, और कौन बल लगा रहा है, 1 पर द्वारा, यानी कि O पर, यानी कि F नोट, Q नोट पर बल लग रहा है किसके द्वारा, Q1 के द्वारा। अब इसको लीजिए, इसको पहले सीधी रेखा से मिलाइए, ये भी इसको उधर धक्का देगा, प्रतिकर्षण करेगा ना सीधी रेखा के अनुदिश। तो देखो Q2 किस पर बल लगा रहा है, Q नोट पर, तो F नोट पर बल लग रहा है और कौन लगा रहा है, 2। इसी प्रकार इस 3 को लीजिए, चलो ये भी इस पर इधर बल लगाएगा सीधी रेखा के अनुदिश, किस पर बल लग रहा है, नोट पर, कौन लगा रहा है, 3। ओके, इसी प्रकार ये n वाला होगा, इसको मिला दीजिए। इसी प्रकार से जितने भी बल होंगे सब मिल जाएंगे। किस पर बल लग रहा है, F इस पर, Q नोट पर, कौन लगा रहा है, n, तो FON वेक्टर। ठीक है, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, और ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कक्षा 11 में। मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो परिणामी बल क्या होगा। अगर किसी भी वस्तु पर एक से अधिक बल लग रहे हैं तो उस वस्तु पर जो कुल बल होता है वो सभी बलों का सदिश योग होता है। अगर बल सदिश राशि है तो सदिश योग, और अगर अदिश राशि होती तो कौन सा योग होता है, अदिश योग या बीज गणितीय योग। तो ये स्टेटमेंट क्या बना हमारे, हालांकि अगर मैं इसको नहीं भी पढ़ाऊं तो भी क्वेश्चंस तुम आराम से कर दोगे, लेकिन इसके भी काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी निकाय में, ध्यान से स्टेटमेंट सुनिएगा, किसी निकाय में यदि वैसे दो से काम चलेगा नहीं, 2 से अधिक होने चाहिए। यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश है, 2 से अधिक आवेश है, तो किसी एक आवेश पर शेष अन्य आवेशों द्वारा लगाए जाने वाला बल, ठीक है। वापस स्टेटमेंट सुनिएगा, मैं स्टेटमेंट ये बता रहा हूं कि ये Q नोट आवेश है हमारा, ये कौन सा आवेश है, Q नोट। इस Q नोट आवेश को हमने चुना था। अब ऐसा ही बल ये सारे के सारे मिलकर के Q1 पर भी लगाएंगे, सारे के सारे मिलकर के Q2 पर भी लगाएंगे, सारे के सारे Q3 Qn पर लगाएंगे। मैंने एक चुना था Q नोट, तो ध्यान रखिएगा, यदि किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर शेष आवेशों द्वारा लगने वाला बल उन सभी बलों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों का सदिश योग होता है। यानी कि सीधी सी बात है कि इस पर कितने बल लग रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 बल मैंने लिए, 5 लग रहे हो तो 5, 6 लग रहे हो तो 6, मैंने तो n बल लिए थे। तो देखो अर्थात Q नोट आवेश पर कुल बल, अध्यारोपण का सिद्धांत यही है कि Q नोट आवेश पर कुल बल जो होगा, Q नोट आवेश पर कुल बल क्या होगा, माना उसको मैंने F, ये इन सभी बलों का सदिश योग होगा। पहला बल कौन सा है, F नोट 1, दूसरा कौन सा है, F नोट 2, तीसरा कौन सा है, F नोट 3, ऐसे कहां तक, ऐसे बहुत सारे आवेश है, ये चला जाएगा FON तक। चूंकि बल एक सदिश राशि है और अच्छा ये आगे काम आएगा, इसलिए मैं वापस स्टेटमेंट तुम्हें रिपीट कर रहा हूं। देखो क्या हुआ कि कुल बल क्या हुआ, सभी का सदिश योग हुआ। अरे कक्षा 11 याद करो कि जैसे कोई वस्तु है, इस पर 3 न्यूटन बल इधर लग रहा है, इस पर 30 डिग्री पर
5 न्यूटन बल लग रहा है, इस पर इधर लग रहा है 10 न्यूटन, ऐसे बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो अपन इन सबका क्या कर दें, सदिश योग कर दें। सदिश योग कर दे तो परिणामी बल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, अगर किसी निकाय में, स्टेटमेंट सुनिएगा, अगर किसी निकाय में 2 से अधिक बल उपस्थित हो, अगर किसी निकाय में 2 से अधिक आवेश उपस्थित हो, या यूं माने कि अगर किसी निकाय में बहुत सारे आवेश उपस्थित हो, तो किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला कुल स्थिर विद्युत बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग स्थिर विद्युत बलों का सदिश योग होता है। यही अध्यारोपण का सिद्धांत है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यह होगा कि जैसे F1 F2 बहुत सारे बल लग रहे हैं, तो कुल बल होगा उस पर जितने भी बल दे रखे हैं सबका कौन सा योग कर दो, सदिश योग। कहां तक, n तक। और कैसे क्वेश्चंस को डील करना है इससे, भाई मुख्य बात तो क्या थी अपनी, तो अध्यारोपण का सिद्धांत बता दिया कि सभी आवेश एक दूसरे पर बल लगाएंगे। दूसरी बात, एक आवेश, सपोज इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आप याद रखिएगा कि जैसे 2 आवेश हैं, ये Q1 और Q2, ठीक है, ये पहला आवेश बिंदु आवेश, ये दूसरा आवेश Q2 बिंदु आवेश। मैंने तीसरा आवेश Q3 को इसके बीच में ठूस दिया। अब तुम सोच रहे हो कि सीधी रेखा में बीच में आ गया तो ये केवल इस पर बल लगाएगा, ये केवल इस पर बल लगाएगा, नहीं, ये इस पर भी बल लगाएगा और ये इस पर भी बल लगाएगा, ये इस पर भी बल लगाएगा और ये इस पर भी बल लगाएगा, ये दोनों पर बल तो लगाएगा ही सही। यानी कि ध्यान रखना, चाहे आवेशों के बीच में कितने भी सारे आवेश क्यों ना आ जाएं, लेकिन एक आवेश सभी आवेशों पर बल लगाएगा। अर्थात एक आवेश दूसरे आवेश पर जितना बल लगाता है वो किसी तीसरे या अन्य आवेश की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता। यानी कि इसको बल लगाना है तो लगाएगा। देखिए, एक मैं आपको और एग्जांपल समझा दूं कि जैसे ही Q1 आवेश है, सपोज ये Q2 आवेश है। अब मैंने बहुत सारे आवेश ठूस दिए, ठूसो इनको, कितने सारे आवेश ठूस दिए, देखो ये सारे, ये Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे ऐसे करते करते n आवेश तक हो गए। आप सोच रहे हो कि तुम्हारे बीच में पूरी दीवार आ गई, नहीं, लेकिन अब भी ये इस पर उतना ही बल लगाएगा जितना कि पहले लगा रहा था। आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत में बात याद रखिएगा। अब इसके हम कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स देखें, छोटे मोटे, कुछ नहीं उसमें। इस अध्यारोपण के सिद्धांत का एक छोटा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। देखिए, क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। सपोज 2 आवेश आपको दे रखे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 2 आवेश आपको दे रखे हैं, एक तो 9 माइक्रोकूलाम और एक 16 माइक्रोकूलाम। ये एक दूसरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पर पुट किए हुए हैं, रखा हुआ है इनको। एक तो 9 माइक्रोकूलाम और एक कौन सा है, 16 माइक्रोकूलाम। इनके बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 10 मीटर। अब आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा कि तीसरा एक नया आवेश, सपोज इसको मैं Q1 नाम दूं कि Q1 आवेश है, ये आवेश है आपका Q2। एक तीसरा आवेश इन दोनों के बीच में कहीं रख दिया, तीसरा आवेश Q3, वो Q3 था अपने पास 1 माइक्रोकूलाम। कुछ भी रख दे, कोई भी वैल्यूज रख दे। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना मैं बताऊंगा। फिर ऐसे ही क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में भी आएंगे, वो क्वेश्चन ज़्यादा प्रभावी हैं और वो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए उनको कई बार। 2 आवेश हमारे पास Q1 और Q2। क्वेश्चन समझिएगा, Q1 और Q2 आवेश, Q1 है 9 माइक्रोकूलाम, Q2 है 16 माइक्रोकूलाम। ये आपसे पूछ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है कि Q3 आवेश को इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर, उन दोनों के मध्य में, मध्य से मतलब है कहीं भी इधर उधर सरका के, उन दोनों के बीच में कहाँ रखा जाए कि उस पर कुल बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्वेश्चन ये है हमारा कि ये Q1 Q2 2 आवेश रखे थे और इनको मिलाने वाली ये सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा पर इस Q3 को कहाँ पुट करें, इस Q3 को कहाँ पुट करें कि इस Q3 पर इन दोनों के कारण लगने वाला बल क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब क्वेश्चन को कैसे डील करें, मुझे नहीं पता कितनी दूरी पर रखा है, आपको क्या पूछा है कि कहाँ रखें। कहाँ से मतलब क्या है, दूरी तो बताओगे कि भाई इस वाले आवेश से इतनी दूरी पर रखा है, इस वाले आवेश से इतनी दूरी पर रखा है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, देखो, माना इस वाले आवेश को 9 माइक्रोकूलाम आवेश से कितनी दूरी पर रखा, x दूरी पर। ध्यान से देखिएगा, वो x मुझे निकालनी है, आप x उधर से मान ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन करेंगे तब मैंने बताया विद्युत क्षेत्र वाले क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, जब विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो बात करेंगे। मैंने मान लिया कि जो Q3 आवेश है, इस Q3 आवेश को Q1 आवेश से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, x दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है।
अब x दूरी पर रखा, तो एक बात बताइए, अगर कुल दूरी 10 मीटर है, मैं इसको हटा करके नीचे लिखूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए ये दूरी है आपके पास 10 मीटर। क्वेश्चन कैसे डील करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने माना कि इसको x दूरी पर रखा है। अब बताइए, बताओगे कैसे, तुम तो वीडियो देख रहे हो। तो ये x दूरी पर रखा है ना, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? अरे पूरी दूरी कितनी है? 10, और ये कितनी हो गई? x, तो ये बची हुई कितनी हो? अगर इस 10 में से मैं इसको माइनस कर दूं तो बची हुई दूरी कितनी होगी? 10 माइनस x। तो मैंने मान लिया कि ये x दूरी पर रखा है। ये दूरी, मैंने ये तो पूछा था क्वेश्चन की इस आवेश को कहाँ रखा जाए, तो इस आवेश को कहाँ रखना है, वो दूरी ज्ञात करनी है। वो दूरी ज्ञात करो, तो ये जो दूरी है x ही हमें ज्ञात करनी है। अब चलो ठीक है, अब थोड़ा सा अपन नियमों का पालन करते हैं, नियमों के पालन से इस पर बल लगाते हैं। वो बल कैसे लगाएंगे देखो, Q1 आवेश, Q3 आवेश, दोनों प्लस है, दोनों प्लस है। तो देखिए मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों आवेश, ये आवेश इसको उधर धक्का देगा, ये वाला आवेश इसको इधर धक्का देगा, ठीक है। अगर ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये वाला आवेश इसको इधर खींचेगा, ये माइनस वाला आवेश उसको उधर खींचेगा। लेकिन हमें तो बात किसकी करनी है? Q3 की बात करनी है, Q3 पर। तो मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, देखिए कि सपोज Q1 और Q2, सपोज की जरूरत नहीं, दोनों प्लस है, दोनों प्लस हैं, तो ये आवेश इसको उधर धक्का देगा। इसकी दिशा क्या होती है? दोनों को सीधी रेखा से मिले हुए हैं, और चूंकि दोनों प्लस है तो ये उसको दूर की ओर धक्का देगा। प्लस आवेश है ना, प्लस प्लस समान या सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। तो ये उसको उधर धक्का देगा। तो देखिए F, बल किस पर लग रहा है? बल लग रहा है तीसरे आवेश पर। बल कौन लगा रहा है? एक, तो इसका नाम हो गया F31। इसी प्रकार Q2 आवेश और Q3 दोनों धनात्मक है। ये Q2 इस Q3 को उधर धक्का देगा, इसको मिलाने वाली सीधी रेखा के अनुदिश, तो इधर की ओर धक्का देगा, और इसका मान होगा F3 पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है? 2। तो यहाँ पर मेरे पास दो बल हो गए, और अब आपको पता भी चल रहा होगा कि अब 0 आ सकता है कि जो Q3 आवेश है, इस Q3 आवेश पर एक बल तो उधर लग रहा है F31 वेक्टर, और एक बल इधर लग रहा है F32 वेक्टर, ठीक है। अरे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ये था कि दो आवेश Q1 और Q2 रखे हुए हैं एक दूसरे से 10 मीटर दूरी पर, इनके बीच में रेखा पर किसी जगह हमने Q3 आवेश को रखा, और वो Q3 आवेश पर बल क्या होना चाहिए? कहाँ रखें कि वो बल क्या हो जाए? 0। तो सीधी सी बात है, एक उधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है? अगर बल 0 है, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इधर वाला बल इधर वाले बल के बराबर है। मैं इसको सिंपल तरीके से बताऊं, पहले अध्यारोपण के सिद्धांत से बता देता हूं मैं। अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के, आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है? आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है कि माना F3 पर कुल बल कितना है? F, ठीक है। और ये बल, इस पर जो कुल बल होता है वो सभी बलों का सदिश योग कौन कौन सा लग रहे हैं? F31 लग रहे हैं प्लस F32 लग रहे हैं। इन दोनों का सदिश योग होना चाहिए। 2 लग रहे हैं तो 2, 3 होते तो 3। अब क्वेश्चन क्या था कि इस पर बल, इसको कहाँ रखें कि इस पर बल क्या हो जाए? 0। तो प्रश्नानुसार क्या है कि इस पर जो टोटल बल लग रहा है वो कितना होना चाहिए? 0। ये लो बात खत्म। तो यानी कि मेरे पास आ गया F31 वेक्टर इज इक्वल, F31 वेक्टर प्लस F32 वेक्टर इज इक्वल टू 0। एक को उधर भेज दो, तो F31 वेक्टर बराबर माइनस F32 वेक्टर। ये देखिए क्या हो गया है, बताया था कि दो बल परिमाण में बराबर होते हैं लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं तो माइनस चिन्ह आता है, यानी कि ये दोनों को बराबर कर दे तो अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात देखिए, दोनों परिमाण में बराबर है ना, दोनों परिमाण में बराबर है, केवल दिशा में विपरीत है, तो मैं केवल इनका परिमाण भी तो ले सकता हूं। तो इनका परिमाण इसी तरीके से आप क्वेश्चन को डील करेंगे कि F31 का परिमाण किसके बराबर होगा? F32 के परिमाण के। ये अध्यारोपण के सिद्धांत से, और डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था कि इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। इस क्वेश्चन को आप डील करोगे डायरेक्ट, ये उधर लिख रहा है, ये इधर लग रहा है, इस पर बल 0 होना चाहिए। इस पर यदि बल 0 है तो सीधी सी बात है, इधर वाला बल और इधर वाला बल दोनों बराबर होंगे, यानी कि F31 बराबर होगा F32 के। ये देखिए अध्यारोपण के सिद्धांत से मुझे इतनी स्टेप करनी पड़ी यहाँ से डायरेक्ट, आप डायरेक्ट इस तरीके से कीजिए, बस लिख दीजिए अध्यारोपण के सिद्धांत से और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास सामने चीजें आ गई। अब मैं देखो इन दोनों के परिमाण को बराबर कर देता हूं। यहाँ पे F31 कितना है, F32 कितना है, यहां पर मैं लिखूंगा F31। देखो F31, तरीका लिखने का क्या के, ठीक है। अब
जैसे हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में लिखा था, अध्यारोपण के सिद्धांत में एक स्टेप छूट गई, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा यहाँ जो स्टेप लिखी होती है कूलाम के सदिश निरूपण से पढ़ो। कूलाम के सदिश निरूपण से क्या होता है, जैसे हमने लिखा था F12 वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, वो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो एक आवेश पर 1 लगेगा, यहाँ पर 2 है तो एक आवेश पर 2 लगेगा। अध्यारोपण के सिद्धांत को वापस थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूं तो मैंने जो लास्ट में चित्र बनाया था देखो उसको, मैं केवल 2-3 आवेश लेता हूं। जैसे Q0 था, ये था हमारे पास Q1 और मैं Q2 आवेश लेता हूं। ठीक है, ये इस पर उधर बल लगा रहा है F01, ये इस पर इधर बल लगा रहा है F02। ठीक है, F01 हो गया और F02 हो गया, दोनों बल हो गए। अब मैं देखूं कि भाई मुझे तो F01 का मान निकालना है, तो देखिएगा K Q1 Q2, अच्छा K Q1 और इसकी जगह क्या लिखेंगे, देखो F0 किस पर लग रहा है, Q0 पर, तो आवेश क्या आएगा Q0। कौन लगा रहा है 1, तो क्या आएगा Q1 और अपॉन इनके मध्य दूरी R01, इस तरीके से लिख देंगे। F02 कैसे लिखेंगे, F02 लिखेंगे अपन K और ये हो गया किस पर लग रहा है Q0 पर, कौन लगा रहा है Q2 अपॉन RO2। ये लो साहब, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ भी लिख रहा हो तो देखो डायरेक्ट उसको सूत्र को कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास लिख रहा हो कि भाई मुझे तो F45 लिख करके बताओ, इस मतलब K यहाँ पर कौन सा आवेश है, चौथा, यहाँ पर कौन सा आवेश है, पांचवा, और इन दोनों के मध्य दूरी 4-5 या 5-4 एक ही बात है। आपके पास अगर लिखा हुआ है F31 तो आप क्या लिखेंगे K, ये कौन सा आवेश 3 वाला, ये कौन सा आवेश 1 वाला, और इनके मध्य दूरी R31। बस इस तरीके से अपन इसको डील करेंगे। तो इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को लिखें F31 तो क्या लिखूं K, और यहां पर क्या लिखूं Q3, यहां पर क्या लिखूं Q1 अपॉन R31 स्क्वायर। चलो लिखें इसको इस तरीके से लिख दिया, मान वापस रखेंगे। फिर एक कौन सा है F32, F32 को कैसे लिखूं मैं, K यहां पर 3, यहां पर Q2 और यहां पर R32। इसका मतलब याद है क्या हुआ, 3 से 1 के बीच दूरी, 3 से 2 के बीच दूरी। ये देखो 3 से 1 के बीच दूरी क्या है, ये 3 है और ये 1 है, ये कितनी है x। 3 से 2 के बीच दूरी कितनी है 10 माइनस x। हो गया, ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। तो यहां से देखो बल लिखें, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं स्टेप को, और इसको आगे बढ़ाकर देखो कैसा होगा। F31 क्या लिखना है, F31 की वैल्यू मैं लिख चुका हूं, क्या लिखूं K Q3 Q1 अपॉन R31 बराबर K, यहां पर था 3 और 2 तो K Q3 Q2 अपॉन R32। कैसे के कट गया, देखो कैसे के कट्टा हो चुका है। अब Q3 इन वगैरह इनके मान रखते हैं। Q3, अच्छा यहां से एक चीज और कट रहा है, ये Q3 से Q3 कट गया, क्या बचा हमारे पास Q1 बटे R31 इज इक्वल टू Q2 अपॉन R32। 3 और 1 के बीच में दूरी, ये 1 और ये 3, तो R31 या R13, अरे मध्य दूरी तो कितनी है x, तो ये Q1 बटे x बराबर Q2 बटे R32। 3 और 2 के मध्य दूरी कितनी है, ये 3 और ये 2 कितनी है 10 माइनस x। चलो इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन। ओके, Q1 का रहा, ये रहा Q1 है हमारे पास 9 माइक्रोकूलाम, 9 माइक्रोकूलाम बटे x। यहाँ तक हो गया। अच्छा एक मिनट, हमने कुछ इसमें स्क्वायर नहीं किया था, इसको स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये x स्क्वायर हो गया बराबर Q2 कितना है हमारे पास 16 माइक्रोकूलाम, ये रहा 16 माइक्रोकूलाम बटे, और ये कितना है 10 माइनस x का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा अब कैसे सॉल्व हो गया है, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। आपको माइक्रो की वैल्यू रखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, ये माइक्रोकूलाम से माइक्रोकूलाम कट गया, बराबर में है ना। तो अब कितना बचा देखो, 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 16 बटे 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप देखिएगा ध्यान से संख्या को देखो अच्छे से कि जो लिखा हुआ है सारा पूर्ण वर्ग बन रहा नहीं बन रहा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ओपन करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण बनेगी, उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे इसको। इसका वर्गमूल निकाल लो, देखो वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल लें तो इस पूरे पर वर्गमूल, दोनों पक्षों का हम वर्गमूल ले रहे हैं और इसमें इसका वर्गमूल। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, एक्स स्क्वायर का कितना होगा x, एक वो 2 घात थी जो 1 रह जाएगी, 16 का कितना होगा 4 और 10 माइनस एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो बचेगा 10 माइनस एक्स। ये लो, अब क्या करना है इसमें,
इसको मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वर्ज गुणन करें और सोल्व करें, आंसर हमारे सामने है। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो, तो इसको इससे गुणा किया तो हो गया 3 × 10 - x इज इक्वल टू, इसको इससे किया तो कितना हो गया 4x। इसको ओपन कर दो, 30 - 3x इज इक्वल टू, ये हो गया 4x। यहाँ तक क्लियर है? 3x को उधर भेजिए तो ये 4x और ये 3 उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो कितना हो गया है 7x इज इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू निकालें तो 30/7। डिवाइड करें, 7 चौक 28, बचे 2, 7 दूनी 14, ठीक है। और 14 के बाद 6 बचेंगे, आगे भाग देते जाएंगे, मान आता जाएगा, वो वैल्यूज आती जाएगी। तो लगभग कितना 4.2 मीटर आंसर आपके आ चुका है। अर्थात आपके पास Q1 और Q2 के 2 आवेश हैं, तो Q1 और Q2 के 2 आवेश के मध्य मुझे इस Q3 आवेश को, आपने x कहाँ से माना था? Q1 से। मुझे Q1 से लगभग 4.2 मीटर दूरी पर रखना होगा, और इनके मध्य दूरी कितनी थी? इनके मध्य दूरी थी 10 मीटर। ये आपका सिंपल सा आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इस तरह का एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर अध्यारोपण के सिद्धांत से हम चलेंगे आगे और क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। वापस ये आवेश है Q1, यहां पर आवेश मैंने रखा हुआ है 25 माइक्रोकूलम, ठीक है। और यहां पर मेरे आवेश है 36 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रो की जगह और अगर मैं चेंज करूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे नैनोकूलम कर दूं और यहां पर भी मैं नैनोकूलम कर दूं, ठीक है। ये 2 आवेश रखे हुए हैं, ये आवेश है आपके Q1 और ये आवेश है आपके Q2। सेम क्वेश्चन, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है? 20 मीटर, और 20 मीटर दूरी पर मैंने रखे हुए हैं। दूरी और कम करते हैं, 15 मीटर करते हैं इसको। आंसर फिर हम निकालेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में, इसको सोल्व भी करेंगे। वापस वही क्वेश्चन, एक दूसरा आवेश है Q3, वो आवेश था मेरे पास 9 नैनोकूलम। यानी कि इस Q3 आवेश को मुझे कहां रखना चाहिए? Q1 आवेश है, Q2 आवेश से कितनी दूरी पर रखना चाहिए कि इस पर लगने वाला कुल वैद्युत बल 0 हो जाए, इस पर लगने वाला कुल वैद्युत बल 0 हो जाए। तो मुझे वो दूरी ज्ञात करके बताइए। आपके लिए सपोज मैं यहां से मान लेता हूं, इजी कर देता हूं आपके लिए। माना इस Q3 आवेश को Q1 आवेश से x दूरी पर रखा है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी? 15 - x। ये पूरी 15, ये x है, 15 में से x गया तो ये बचा 15 - x। तो Q1 Q2 2 आवेश है, उनके बीच में तीसरा आवेश 9 नैनोकूलम को रखा, तो इस पर लगने वाला बल 0 हो जाए, वो दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको फाइंड कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। आंसर आप क्रॉस चेक कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बुक उठाओ, क्वेश्चन से क्वेश्चन के जाओ। फिजिक्स में तो यही है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल जितने ज्यादा करेंगे उतनी ही थ्योरी हमारी स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।